हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से जो है आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही थी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इससे पहले जो है हमने 22 क्लास करा चुके हैं एनटीपीसी की जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। तो अगर अभी तक आप लोगों को उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 23 है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच संबंध है। मतलब जिस प्रकार से भेड़ का जो है संबंध भेड़ा से होता है, उसी प्रकार से हिरण का जो संबंध बारहसिंगा से होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि भेड़ का जो है पुल्लिंग भेड़ा होता है, उसी प्रकार हिरनी का जो पुल्लिंग बारहसिंगा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हेबियस कॉर्पस का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हेबियस कॉर्पस का जो शाब्दिक प्रणाली का अर्थ है वह है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है अधिकार प्राप्त होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटका में स्थित है, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है यह मैथ का सवाल है कि जब किसी संख्या को 30% में 38 जोड़ा जाता है तो इसका परिणाम 50 प्राप्त हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्या निकालना है। मैथ के प्रश्नों को जो है आप लोग खुद सॉल्व कर लिया करिए, लेकिन फिर भी हम इसका सलूशन दिखा दे रहे हैं कि कैसे कैसे किया गया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि संख्या जो है यक्स है। तो कहा है कि संख्या का जो है 30% से 38 अधिक है। तो यक्स का 30% प्लस 38 कर देंगे तो यहाँ से 50 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर यहाँ से यक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है किसी विशेष कुट भाषा में पिस्टा को ओजीपीवी के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार अल्मोंड को जो है क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो है सीधा सीधा या रीजनिंग का है तो पिस्टा को जो है लिखने के लिए इतना लिखा जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को याद होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट का जो क्रम है, यानी कि ए की वैल्यू 1 पर होती है, बी की वैल्यू 2 पर होती है, सी की वैल्यू 3 पर होती है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी की वैल्यू 16 होती है, तो 16 से 1 कम ओ है यानी कि 15। आई की वैल्यू 9 होती है, तो 9 से 2 कम जी यानी कि 7 है। तो यहाँ से पहले 1 की वैल्यू कम किया गया है, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की किया गया है। इस प्रकार से किया गया है। तो इसी प्रकार हमको अल्मोंड का निकालना है। तो अल्मोंड का जो है निकालेंगे, तो अल्मोंड का निकालने में ए की वैल्यू है, ए से एक की वैल्यू 1 होती है, 1 से कम करेंगे तो 0 है, 0 पे यानी कि जेड। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी जेड। तो जेड में बी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। फिर एल की वैल्यू होती है 12, 12 में से 2 कम करेंगे तो 10 आएगा, 10 पे होता है जे, तो दोनों में जे है। उसके बाद एम की वैल्यू होती है 13, एम की वैल्यू होती है 13, 13 में से 3 कम करेंगे उसके बाद भी आएगा 10। तो इसका सही ऑप्शन होगा 10 पे होता है जे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को जो है 4 घंटे में पूरा कर सकते। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी
एक साथ मिलकर उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो जो सी है अकेले उस कार्य को कितना समय लेगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आइए सॉल्यूशन दिखा देते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। ए और बी किसी कार्य को 4 घंटा में पूरा कर सकते हैं, तो उनका कार्य कितना होगा, 1/4 भाग होगा। बी और सी मिलकर उसी काम को 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो कितना भाग काम करेंगे, तो 1/6 भाग में। ए और सी का जो 1 घंटे काम हो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/8 भाग। तीनों को मिलकर जो है 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 1/4 + 1/6 + 1/8 हो जाएगा। उन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 ABC की वैल्यू आ जाएगा 13/24। इस प्रकार से ABC की वैल्यू आएगा 13/48। तो प्रश्न में पूछा है कि एक सी जो है कितना काम करेगा, तो यहाँ से ए बी सी में से ए बी की वैल्यू अगर घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/48, यानी कि सी उस काम को 48 घंटे में पूरा कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कुछ फलों को ए बी सी और डी में 3 समंदे, 4 समंदे, 5 समंदे, 7 के अनुपात में वितरित किया जाता है। ए को जो है 192 फल मिलते हैं, तो बी और सी दोनों मिलाकर कितने फल मिलेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए प्रश्न में जो है ए बी सी का अनुपात दिया है, ए को 192 फल मिले हैं, यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू 192 है, तो 1 की इकाई हो जाएगी 64। तो इसी प्रकार से पूछा है कि बी और सी को मिलाकर कितने मिलेंगे, तो बी और सी की वैल्यू है 5 4 9। 9 यूनिट की वैल्यू कितना, 1 की यूनिट 64 है, तो 9 की यूनिट हो जाएगा 9 × 64 यानी कि 576 फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 576 फल। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि वेन आरेख दिया गया जिसमें दर्शाइए कि जो महिलाएं बच्चों और शिक्षकों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करते हैं। तो बच्चा और शिक्षक के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, तो कौन सी महिलाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ महिलाएं शिक्षक होती हैं, जिसमें आप इस प्रकार से देखते हैं कि महिला शिक्षक हो सकते हैं और बच्चा, तीनों को जो है सर्वोत्तम ढंग से दर्शाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं कि कंपास नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तरी दक्षिणी दिशाओं को जो है इंगित करता है, तो यह वाला है। दूसरा क्या है कि साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को जो है मापता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। चूंकि हमें प्रश्न पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है सुमेलित नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है। तो इसमें दिया गया है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकते हैं, उसको जो है साक्षर व्यक्ति माना जाता है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। यानी प्रश्न नंबर 10 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में उपयुक्त 3 चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं, निरूपित का जो सभी समीकरणों के लिए अपरिवर्तनीय है, इसमें शामिल गणनाओं की पहचान कीजिए, उसके आधार पर हल कीजिए। तो इसमें इस प्रकार से दिया गया है 4 3 की वैल्यू देकर 21 दिया है, 6 9 की वैल्यू देकर 55 दिया है, इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको सॉल्व करना है। प्रश्न में सीधा सीधा देख सकते हैं कि 4 तीर की वैल्यू 21 दिया, यानी कि 4 × 5 + 1 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 7 × 8 1 जोड़ दिया, इसे 6 × 9 1 जोड़ दिया। तो इस प्रकार से पूछा है कि 503 से क्या होगा, तो 5 × 15 1 16, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित त्रिभुजों ABC का जो है अवलोकन करें।
तो यहाँ से अवलोकन करने पर देखते हैं कि त्रिभुज ए फुटबॉल खेलने वाले लोगों को दिखाया गया है, त्रिभुज बी उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो बास्केटबॉल खेलते हैं। तो ए जो है फुटबॉल, बी जो है बास्केटबॉल, सी और डी क्रमशः टेनिस, सी टेनिस को और डी वॉलीबॉल खेलने वाले लोगों को जो है दर्शाता है। तो कितने लोग फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं लेकिन जो है टेनिस नहीं खेलते हैं। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न को पूछा गया है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि फुटबॉल खेलने वाले जो है ए को दर्शाया गया है, बास्केटबॉल बी को, वॉलीबॉल डी को और सी को जो है टेनिस, सी जो है टेनिस को दर्शाया गया है। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं। फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं। तो यहाँ से फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन जो है टेनिस नहीं खेलते हैं। तो ए और बी में कौन कौन से हैं? तो 4 हैं और 3 है, 4 3 7। तो इसकी 4 3 7 1 8 9 3 12। यहाँ से देख लीजिए 1 + 3, यहाँ से 1 + 3 हो गया, फिर उसके बाद 2 यहाँ से भी हो गया। टेनिस, अच्छा टेनिस ये वाला है ना, ये वाला नहीं खेलते हैं, तो ये सभी खेलते हैं। तो ये सभी संख्या दिखाई जाएगी। तो 4 1 5 5 2 7 और 10 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? इनमें से कौन सी भिन्न जो है सबसे छोटी है? तो प्रश्न में देख लेते हैं 7/8, 3/4, 5/7, 7/10 इस प्रकार से दिया गया। इसको सब जब भाग देकर देखेंगे तो इनकी वैल्यू इस प्रकार से आएगी। तो यहाँ से आने पर 7/10 जो है सबसे छोटी भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7/10। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, ए किसी कार्य के जो है 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य के 20% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य के 1/6 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो डी जो उसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि चारों लोग कार्य को एक साथ शुरू करें तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा? तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। ए द्वारा कार्य करने में लगा समय तो 12 बटे जो है 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से ए जो है 60 दिन लगेगा। बी अगर काम करता है तो 20% भागी काम करता है, तो इस प्रकार से उसे 50 दिन, बी द्वारा काम पूरा करने में 50 दिन लगेगा। सी काम करेगा तो उसको 48 दिन लगेगा। और डी जब पूरा करेगा तो डी को कार्य करने में 60 दिन लगेगा। तो सी को जो पूरा करने में जो है सबसे कम दिन लग रहे हैं, 48 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी को सबसे पहले कार्य पूरा करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि √15 × 27 × x बराबर जो है 180 दिया है। तो x का मान पूछा है। तो यहाँ से हम होल स्क्वायर कर देंगे तो 180 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू सीधा 80 आ जाएगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80। अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, जिस प्रकार से खोया का संबंध पाया से है उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे होगा? तो व्यय का संबंध होगा बजट से। तो इसका सही आंसर होगा बजट। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बजट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, किसी संख्या के भिन्न को 42/45 के अंश और हर में घटाने पर 5/6 के बराबर हो जाएगा। तो संख्या क्या है? तो सीधा संख्या मान लेते हैं x है। तो संख्या 42/45 में x घटाएंगे तो आ जाएगा 5/6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 27। x की वैल्यू आ जाएगी 27। तो 42/50 के अंश में घटाने वाली संख्या क्या आ जाएगी? 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कि पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है। तो यहाँ से सीधा निकाल लेते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याएं क्या क्या होंगी? तो 1 से लेकर 49 तक
20 संख्या होंगे और किस क्रम में है तो समांतर श्रेणी में, जिसका पहला पद 1 और सर्वांतर 2 है और पदों की संख्या टोटल कितना है 25 संख्या है पूछा तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से समांतर श्रेणी के जो n पदों का योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, यह समांतर श्रेणी का होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू 25 रख देंगे, a की वैल्यू 2 रख देंगे, a की वैल्यू 1 रख देंगे, n की वैल्यू 25 और d की वैल्यू 2। जब इसको रख कर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 625। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा तो 625 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि इस प्रकार से दिए गए हैं तो इसमें पूछा है, यानी कि यह प्रश्न में दिया गया इस प्रकार से ये सभी दिए गए थे, a डॉट b की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 7 और 4 से 27/4 दिया गया, यानी कि 7 चौक 28, 28 में से 1 घटाने पर 27/4 हो जाए। इसी प्रकार से 6 क्रम 6 में से 1 घटाने पर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें क्या दिया था a और b, तो यहाँ से a और b -1/b कर देंगे तो आंसर हो जाएगा a गुणे b - 1/b। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात 4/5 है और उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात 8/15 है, तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। संगत ऊंचाइयों का जो है अनुपात पूछा है। तो सिंपल प्रश्न है, त्रिभुज के आधारों का अनुपात जो है दिया है 4x और 5x मान लेते हैं, तो ऊंचाई का अनुपात जो है h1h2 हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात 8 और 5 है, तो ऊंचाई और आधार का गुणा कर देंगे तो यहाँ से 4 गुणे h1/h2 बराबर 8/15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर h1 और h2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो सही आंसर हो जाएगा 2/3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है कौन एक जैविक उत्प्रेरक है। जैविक उत्प्रेरक कौन सा है तो वह है एंजाइम। एंजाइम जो है एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 120 है तो बहुभुज के जो है विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज के जो है विकर्णों की संख्या पूछा है और अंतःकोणों का जो है योगफल 120 है। तो प्रश्न में दिए अंतःकोण बहुभुज के जो प्रत्येक अंतःकोणों का जो फार्मूला होता है वह होता है n/2 गुणे 180/n। तो इस प्रकार से हम और इसके वैल्यू कितना दिया है 120 दिया है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 6, भुजाओं की संख्या n की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब पूछा है विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है कि n इंटू n-3/2। बहुभुज के जो है विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है n इंटू n-3/2। तो यहाँ से n की वैल्यू 6 रख देंगे, तो यहाँ से रखने पर आंसर आ जाएगा 9। तो विकर्णों की संख्या कितना होगा तो 9 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि दो समरूप त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN के जो है परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, LM की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो XY की जो है लंबाई पूछा है। तो यहाँ से किसकी LM की वैल्यू दिया है कि परिमाप दिया है, LM की वैल्यू केवल 12 दिया है। यहाँ से तो दोनों को परिमाप जो है 48 और 32 दिया है, तो परिमाप निकालने के लिए सीधा फार्मूला के 48 और 32 परिमाप से हो गया। तो यहाँ से LM की वैल्यू दिया है 12, तो परिमाप की वैल्यू जो है उनकी लंबाई का जो रेशियो जो है परिमाप के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से XY की वैल्यू निकाल लेंगे तो XY की वैल्यू सीधा आ जाएगा 18। सही आंसर हो जाएगा 18। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो स्वराज दल जो है सियासत दल से सही है, वैज्ञानिक समाज MNA भी सही है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे सही है, ऑप्शन डी वाला जो है सही नहीं है, वेद समाज धरालू नायडू संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
वे समाज जो है केशव चंद्र सेन से है। तो इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था? तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया था? तो वह संविधान को चुना गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह है कोलकाता। कोलकाता में जो है स्थित है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मुख्यालय का स्थापना मार्च 1851 में हुई थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि इस प्रकार से कथन दिए गए हैं, कथन और निष्कर्ष देखना है। तो कथन क्या है कि आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ गूंथता हूँ तो मैं कल शाम उन्हें बेक करके अपने अतिथि को ताज़ा ताज़ा परोस करने में सक्षम हो जाऊंगा। इस पे कार्यवाही देख लेते हैं कि मुझे आटे को खराब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके। मुझे कल आ रहे अतिथियों का कार्यक्रम रद्द करना होगा। मुझे अपनी डोनट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उन्हें सही तापमान पर बेक करना चाहिए। तो इसमें से जो है दूसरा वाला जो है नहीं, इसमें से केवल दूसरा वाला जो है पालन नहीं करता है। तो दूसरा वाला किस ऑप्शन में नहीं है? तो दूसरा वाला ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा पालन करता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है कि रूट x प्लस 10 बराबर जो है अंडर रूट 529 दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ से x का मान जो है निकालते हैं। तो रूट x प्लस 10 की वैल्यू जो है रूट 529। तो रूट x प्लस 10 की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 23 का स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 169। 169। तो सही आंसर होगा 169। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को जो है बसा दीस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बसा दीस। प्रश्न नंबर 30 है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। कथन दिया है कि दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सिखाई जाने वाली कुछ नृत्य शैलियाँ हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी और कथकली हैं। दूसरा है कि दिल्ली में किसी भी नृत्य कक्षा में कुचिपुड़ी नृत्य नहीं सिखाया जाता है। तीसरा है कि दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में सालसा और ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है। इस पे संबंधित निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है कि दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सालसा नृत्य सिखाया जाता है, तो ये वाला गलत है। दूसरा है कि दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में कथकली नृत्य नहीं सिखाया जाता, कथकली सिखाया जाता है, ये वाला भी गलत है। तीसरा है कि दिल्ली में एक नृत्य कक्षा में ऐसी होनी चाहिए जो हिप हॉप नृत्य न सिखाती हो, तो ये वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है किसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 पालन करता है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है, मतलब सुनाई जाती हैं? तो कौन सी तरंगे जो है सुनाई जाती हैं? तो वह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के जो बीच की जो आवृत्ति रेंज की जो तरंगे है वह मनुष्य सुन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या के चयन के जो चिन्ह पर आता है, तो इसको देखते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा वही पूछा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 18 + 3 + 6 करके 9 भाग दे देते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़कर इन तीनों को जोड़कर इससे भाग देना है।
तो आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आ जा रहा है 3। 14 और 17 और 3 को जोड़कर यहाँ से 14, 17 और 3 को जोड़कर 8 से भाग दे रहे हैं, 3 आ जाए। इसी प्रकार 13, 15 और 5 को जोड़कर भाग देने पर 3 किससे आएगा? 13, 15 और 5 को भाग जोड़कर 3 किससे आएगा? तो आएगा 11 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है कि 2019 में इनमें से किस भारतीय एथलीट को पूमा का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो पूमा का ब्रांड एम्बेसडर 2019 में किसको नियुक्त किया गया था? तो वह दूती चंद को नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर होगा दूती चंद। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, दिए गए शब्द में 3 किसी प्रकार से संगत है, एक असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें से असंगत तो है ICICI बैंक। ICICI बैंक जो है यह एक सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक है, तो यह जो है सबसे असंगत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। भू क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर किलोमीटर के आधार पर इनमें से कौन सा जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश है? यूरोप का सबसे बड़ा देश पूछा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर रूस का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह रूस। रूस जो है क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधा है कि यहाँ से 7 और 2 का गुणा करते हैं, उसके बाद 5 और इन सभी को जोड़कर बराबर आएगा। इसी प्रकार 5 दूनी 10 आएगा, यहाँ से 4 3 7 3 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 7 2 9 9 3 12 12 कैसे आएगा? तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37 है कि भारत का रेडियो खगोल वैज्ञानिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का रेडियो खगोल वैज्ञानिक केंद्र जो है उदमंगलम में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उदमंगलम कहाँ पर है? तो वह तमिलनाडु राज्य में है उदमंगलम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न निम्नलिखित में से 2018 में DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2018 में DRDO के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो है DRDO के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी सतीश रेड्डी। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, दो संख्याओं का अनुपात जो है 4 संबंधी 5 है, उनका HCF दिया है 3, उनका LCM पूछा है। सीधा हो जाएगा कि 4 गुणे 5 बराबर यहाँ से 4x गुणे 5x बराबर या x गुणे LCM हो जाएगा। तो LCM 20 गुणे 3 का वैल्यू हो जाएगा 60, तो यहाँ से LCM का वैल्यू हो जाएगा 60। सीधा आंसर आएगा 60। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण किस ब्रिटिश ने कराया था? तो वह लॉर्ड मेयो ने जो है कराया था। लॉर्ड मेयो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है कि निम्नलिखित में व्यंजक में साइन ए कॉस ए इंटू टेन ए माइनस कॉट ए की वैल्यू जहाँ पर ए की वैल्यू थीटा 0 से 90 के बीच होनी चाहिए, तो सरलीकृत इसका मतलब रूप क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने पर छोटा रूप क्या आएगा? तो यहाँ से टेन और काटे को जो है साइन और कास में तोड़ लेंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे साइन इंटू कास है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ से साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये बचेगा। कॉस स्क्वायर के 1 माइनस साइन स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ से टोटल वैल्यू आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। इसका सही आंसर होगा 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, इसका जो है मान ज्ञात कीजिए। सीधा इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दशमलव की वैल्यू हटाकर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 360। 360 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है
प्रश्न है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या है, तो कंप्यूटर को इंडिकेट से जोड़ती है, दूसरा को मदद करती है, जोड़ती है, तीसरा है कि ये डिवाइस डेटा का संग्रह करके उसका विश्लेषण करने में मदद करती है, चौथा है कि ये आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो कि सीधे कंप्यूटर से जोड़ती है लेकिन कंप्यूटर के जो है प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। पेरिफेरल डिवाइस जो है एक ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो कि सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है कि इसका जो है मान क्या होगा। सीधा सवाल है कि यह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला से सीधा टूट जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वह 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सीधा इसका वैल्यू आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है कि 2018 में इनमें से किस जो है अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया द्वीप कौन सा है, तो वह है रास द्वीप। रास द्वीप जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो है रखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जो है शामिल कब किए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द जो है शामिल किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है कि दो संख्याएं इस प्रकार की, पहली संख्या के जो 1/3 भाग दूसरी संख्या के 1/2 भाग का योगफल 8 दिया गया है। पहली संख्या के 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/6 भाग का योगफल 4 दिया गया। दोनों संख्याओं में जो है बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पूछा है। तो प्रश्न के अनुसार हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं x और y है, तो x का जो है 1/3 भाग, y का 1/2 भाग 8 दिया है। तो यहाँ से एक जो समीकरण इस प्रकार से बन जाएगा। दूसरी शर्त क्या है कि x का जो है 1/5 भाग, y का 1/6 भाग 4 दिया है, तो यहाँ से एक समीकरण यह बन जाएगा। दोनों समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 6 आ जाएगी और x की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो वह सबसे बड़ी संख्या x दिया मतलब आएगा कितना 15, तो आंसर हो जाएगा 15। प्रश्न नंबर 48 है दीवार की घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। तो 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी, तो वह 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल तय करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न 49 स्वदेशी आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू किया गया था सन 1905 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है कि 9.23 घंटों को घंटे, मिनट और सेकेंड में लिखिए। तो इसको घंटा, मिनट और सेकेंड में लिखना है। तो यहाँ से 9.23 घंटे को लिख सकते हैं 9 घंटा प्लस 0.23 घंटा। तो यहाँ से 9 घंटा पूरा हो जाएगा और इसको अब ये घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो 60 से गुणा करने पर मिनट में आ जाएगा 13.89 मिनट होगा। तो यहाँ से 13 वैल्यू पूरा मिनट में हो जाएगी और 0.8 मिनट हो जाएगा। इसको फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.8 मिनट को जो है सेकेंड में बदलना है, तो 60 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करने पर 48 आ जाएगा, यानी कि टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 9 घंटा 13 मिनट 48 सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 घंटे 13 मिनट 48 सेकेंड। 9 घंटे 13 मिनट 48 सेकेंड जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जो क्लास होगी मतलब जो प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 तक है वो क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में होगी।
तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इसके आगे क्लास अपलोड करें आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग क्लास कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।